हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ कैट जी। बच्चों, आज हम लोग एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ने जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, साथ ही साथ हम लोग डिस्कशन किया जाएगा ऑन वेरियस मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स पे भी। शुरू किया जाए तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में पहला मेथड होगा बाई ऑक्सीडेशन। ठीक है, आप समझिए कोई भी अगर एल्केन है और अगर आप उसको ऑक्सीडाइज कर पाए तो आप बना लेंगे एल्कोहल। एल्कोहल को फर्दर ऑक्सीडाइज करेंगे, देन दिस विल गिव यू पीसीसी, एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, और इसका फर्दर ऑक्सीडेशन विल गिव यू कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो अगर मैं 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करूं यूजिंग KMnO4, ये मैं कर सकता हूं एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में या न्यूट्रल मीडियम में। तो किसी भी मीडियम में मैं 1 डिग्री एल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर सकता हूं कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो 1 डिग्री एल्कोहल RCH2OH कैन बी कन्वर्टेड इनटू एसिड RCOOH। ठीक है, ऐसा करने के लिए KMnO4 का इस्तेमाल किया जा सकता है, डाइक्रोमेट का इस्तेमाल किया जा सकता है एसिडिक मीडियम में, या क्रोमियम ट्राईऑक्साइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम। आगे चला जाए, नेक्स्ट हम लोग समझा जाए, अगर मैं एल्डिहाइड से शुरुआत करूं तो एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करने के लिए ये ऑक्सीडेशन बहुत आसान है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि टॉलेंस रिएजेंट या फेलिंग सॉल्यूशन। ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट यानी बेसिकली Ag+, फेलिंग सॉल्यूशन यानी Cu+2। ठीक है, इनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अगला, हम मिथाइल कीटोन्स का ऑक्सीडेशन कर सकते हैं। ठीक है, यूजिंग हेलो फॉर्म रिएक्शन टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर मैंने मिथाइल कीटोन लिया RCOCH3, ठीक है, तो ये वाला जो कार्बन है इससे मुझे हेलो फॉर्म मिल जाएगा। ठीक है, CHX3, तो ये वाला कार्बन यहां चला गया। ठीक है, और बाकी इस हिस्से से आपको RCOO- मिलेगा। ठीक है, RCOO- इसलिए मिलेगा क्योंकि हेलो फॉर्म में हम लोग रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं OH-H2 का। ठीक है, तो ये बेसिक मीडियम में रिएक्शन होता है, कार्बोक्सिलेट आयन मिलता है जो कि हाइड्रोलिसिस पे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस पे कार्बोक्सिलिक एसिड देगा। एक और इंपॉर्टेंट बात कि यहां पे अगर X+1 कार्बन है तो ये एक तरह का डिग्रेडेशन है, क्योंकि बनने वाले एसिड में अब एक कार्बन कम है, X कार्बन ही है। तो रिएक्टेंट में X+1 कार्बन, प्रोडक्ट में X कार्बन, ये एक तरह का डिग्रेडेशन है क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन कम हो गया। आगे चला जाए और समझा जाए, अगर मेरे पास कोई एल्किल बेंजीन है, एल्किल बेंजीन जो कि 1 डिग्री या 2 डिग्री एल्किल ग्रुप R हो जिसमें, ताकि आपको यहाँ पे कम से कम एक, ये जो कार्बन लगा है इसके पास एक हाइड्रोजन होना जरूरी है। अगर ऐसा है कि इसके पास एक भी हाइड्रोजन अवेलेबल है, ये 1 डिग्री या 2 डिग्री एल्किल ग्रुप है, तो विगरस ऑक्सीडेशन पे यूजिंग KMnO4 इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, ठीक है, अलोंग विथ हीट, इट विल गिव बेंजोइक एसिड। ठीक है, आगे चलते हैं और पढ़ा जाए अब प्रिपरेशन का नेक्स्ट मेथड, एंड दिस इज हाइड्रोलिसिस ऑफ इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड्स। इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड जैसे कि RCOLG, दिस लिविंग ग्रुप कैन चेंज। ठीक है, और इसी के बेसिस पे ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, ईस्टर हो सकता है, एमाइड हो सकता है, एनहाइड्राइड हो सकता है। ठीक है, सो एसिडिक और बेसिक हाइड्रोलिसिस इज कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ ऑल इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड। सभी के सभी इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड, एसिड हैलाइड, एनहाइड्राइड, ईस्टर, ये सभी के सभी जो हैं ये आपको हाइड्रोलिसिस रिएक्शन देंगे। ये इनका कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। हाइड्रोलिसिस ऑफ ICC ऑलवेज गिव कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलेट आयन एज वन ऑफ द प्रोडक्ट। अगर आपने बेसिक हाइड्रोलिसिस किया है तो आपको इस केस में कार्बोक्सिलेट आयन मिलेगा, आप कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बना पाएंगे, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड अगर बना भी तो वो तुरंत ही अपने कॉन्जुगेट बेस में कन्वर्ट हो जाएगा इन बेसिक मीडियम। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड अपना एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। आगे चला जाए और एक छोटा सा सवाल
ठीक है, राइट हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट। एक बार आप इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, एक बार बेसिक हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, बेसिक हाइड्रोलिसिस में आपको कार्बोक्सिलेट आयन मिलेगा। अगर मैं इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करूं देन दिस विल गिव यू, आप सिंपली समझिए ये जो लिविंग ग्रुप है और कार्बोनिल कार्बन है इसके बीच का बॉन्ड तोड़ना है। ये बॉन्ड तोड़ के आप यहां माइनस और यहां प्लस सोच सकते हैं। जहां आपने प्लस सोचा अब H2O में सोचिए OH माइनस और H प्लस। ठीक है, ये माइनस प्लस जोड़ दीजिए, ये माइनस प्लस जोड़ दीजिए। सो हियर यू विल गेट प्रोडक्ट एज RCOOH प्लस HCl। और दूसरे केस में अगर ये बेसिक मीडियम है तब क्या होगा, यू विल गेट RCOO माइनस। यहां देखा जाए यहां पे भी यही काम, इस साइड OH इस साइड H, ठीक है, एंड यू विल गेट RCOOH प्लस R-OH। और अगर आपने बेसिक मीडियम में किया देन दिस विल बी RCOO माइनस, ये अभी भी R-OH बनेगा। ठीक है, क्योंकि आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ये वाटर से मजबूत एसिड है जबकि अल्कोहल वाटर से कमजोर एसिड है। यही वजह है कि अल्कोक्साइड कभी नहीं बनेगा, इट विल कन्वर्ट इनटू अल्कोहल। आगे चला जाए और नेक्स्ट देखा जाए, अगर मैं एक इम्प्योर एमाइड का हाइड्रोलिसिस कर दूं, इन दैट केस आई विल गेट RCOOH प्लस R-NH2, 1 डिग्री अमीन मिला आपको। अगर यही ये R- की जगह H होता, आपने एमाइड लिया होता तो यहां आपको अमोनिया मिलता। ठीक है, और अमोनिया का एस्केप आपको दिखाई देता। आगे चला जाए, अगर मैंने बेसिक हाइड्रोलिसिस किया तो इन दैट केस यू विल गेट RCOO माइनस R-NH2। अगला एनहाइड्राइड, आप किसी भी तरफ से तोड़ सकते हैं, यहां कार्बोनिल ऑक्सीजन का बॉन्ड या ये कार्बोनिल ऑक्सीजन का बॉन्ड, जैसा आपका मन हो, एंड दिस विल गिव यू RCOOH और इस एंड से भी RCOOH, तो 2 टाइम्स RCOOH। और अगर आपने बेसिक मीडियम में कराया देन यू विल गेट 2 टाइम्स RCOO माइनस। आगे चलते हैं और नेक्स्ट देखा जाए हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल। नाइट्राइल को भी आप समझ सकते हैं कि ये भी इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड जैसा ही रिएक्शन शो करेगा। यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड तोड़ना है हमेशा टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन। तो आप समझिए यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, जहाँ आपने प्लस लिखा वहाँ OH माइनस को ले आइए और यहाँ H प्लस को ले जाइए। इन दोनों में बॉन्ड, इन दोनों में बॉन्ड, so this will give RC double bond N, this is OH, this is H। और अब देखिए यहाँ कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म होगा, ठीक है, X Y Z, एंड यू विल फाइंड कि ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा। बेसिकली ये हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन के पास और ये वाला पाई बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, एंड यू विल गेट एमाइड प्रोडक्ट। ये बनने वाला एमाइड पार्शियल हाइड्रोलिसिस से बना है। अगर आप हीट कर देंगे तो ये एमाइड के स्तर पे रुकेगा नहीं, फिर से ये बॉन्ड टूट जाएगा। यू विल गेट OH दिस साइड, H दिस साइड, यू विल गेट कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH along with अमोनिया। ठीक है, तो अमोनिया आपको एस्केप करते हुए यहां से भी दिखाई देगा। बात कर लिया जाए, अगर मैंने माइल्ड रिएक्शन कंडीशंस लिया है, ठीक है, तो माइल्ड रिएक्शन कंडीशन में रिएक्शन विल स्टॉप एट एमाइड स्टेज, देयर विल बी पार्शियल हाइड्रोलिसिस। और अगर आपने हीटिंग कर दिया देन एमाइड से आपको फर्दर हाइड्रोलाइज होके आपको कार्बोक्सिलिक एसिड और अमोनिया बनता हुआ मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लिया जाए आइसोसाइनेट का। आइसोसाइनेट एक इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड नहीं है, लेकिन फिर भी हम यही इसका हाइड्रोलिसिस का बात कर लेना चाहते हैं। देखिए यहाँ भी नाइट्रोजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड आपको तोड़ना है, इस साइड H, इस साइड OH, इस साइड H, इस साइड OH, एंड दिस विल गिव यू RNH2 प्लस H2CO3 और H2CO3 फर्दर टूट जाएगा H2O प्लस CO2 में। ठीक बात है, तो आइसोसाइनेट का हाइड्रोलिसिस कर देंगे
तो यहां से मुझे प्राइमरी अमीन RNH2 और साथ ही साथ CO2 मिलेगा। आगे चला जाए और अब ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जाए। बेसिकली इस क्वेश्चन में आपसे जानना चाहता है, ठीक है, कि आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये ऑक्सीजन किसके साथ जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग ईस्टर का हाइड्रोलिसिस डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बॉन्ड यहां से टूटेगा। ठीक है, कार्बोनिल कार्बन और लीविंग ग्रुप के बीच में से बॉन्ड तोड़ना है आपको। ये लास्ट वाला थोड़ा गलत हो गया, लीविंग ग्रुप इस साइड है। ठीक है, ध्यान नहीं दिया मैंने। अब यहां से आपको क्या मिलेगा, CH3COOH प्लस C2H5, दिस विल बी O18। ठीक है, O18H। नेक्स्ट यहां पे देखा जाए, दिस विल बी C2H5COOH प्लस CH3NH2। इस वाले केस में इट विल गिव 2 टाइम्स CH3COOH। यहां पे दिस विल गिव CH3COOH प्लस HCl। ये लास्ट वाले में दिस विल गिव HCl, सॉरी, इट विल गिव HCCl3 क्लोरोफॉर्म विथ CH3COOH। ठीक है, ये बॉन्ड आप तोड़ेंगे, यहां OH यहां H। ठीक है, यहां OH यहां H, OH H। ठीक है, तो ये सारा प्रोडक्ट लिख लीजिएगा। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑर्थो ईस्टर्स पढ़ा जाए। ऑर्थो ईस्टर होता क्या है? When 3 alkoxy groups are present on the same carbon, तो इस कार्बन को देखिए, यहां 1 2 3 एल्कोक्सी ग्रुप अगर लगे हुए हैं तो इसको हम लोग कहेंगे ऑर्थो ईस्टर्स। ऑर्थो ईस्टर्स का जब आप हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आपको एस्टर प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, देखा जाए ये हाइड्रोलिसिस कैसे होगा, तो सबसे पहले जानिए ये एक एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस है। ये H+ जाके ये ऑक्सीजन के लोन पेयर पे अटैक करेगा, इसको प्रोटोनेट कर देगा ताकि ETOH जो है एक बढ़िया लिविंग ग्रुप, एक्सीलेंट लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाए एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अब ध्यान दीजिए कि ये बनने वाला कार्बोकैटायन, इनफैक्ट ये कार्बन पे प्लस आया तो ऑक्सीजन का लोन पेयर उसको अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा। पी पाई बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस के थ्रू ये स्टेबलाइज होगा। मैंने डायरेक्टली यही बनाया है। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर, ETOH बाहर निकल गया। अब ये जो कार्बोकैटायन बना है इस पे H2O अटैक करेगा। ठीक है, और ये जो H+ है अब यहां से माइग्रेट करेगा इस ऑक्सीजन से इस ऑक्सीजन पे। अगेन ये स्टेप सारे रिवर्सिबल हैं, उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये वाला H+ यहां से एक H+ में सोचूं, ठीक है, ये बॉन्ड इधर तोड़ दिया और ये H+ जो है ये ऑक्सीजन पे माइग्रेट कर गया। ये वाले ऑक्सीजन कराते हैं पास में, माइग्रेट कर गया। फिर से ETOH बाहर निकलेगा, ETOH बाहर निकला एंड दिस इज प्रोटोनेटेड एस्टर। प्रोटोनेटेड एस्टर से आप उसका डीप्रोटोनेशन करिएगा, एस्टर प्रोडक्ट बना लीजिएगा। ठीक है, ऑर्थो एस्टर के बारे में बस इतना ही अभी हमें जानना है कि ऑर्थो एस्टर ऑन हाइड्रोलिसिस विल गिव यू एस्टर प्रोडक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात किया जाएगा मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स पे। अब ये बात जाना जाए कि एस्टर का हाइड्रोलिसिस ये हो सकता है एसिड कैटलाइज्ड या ये हो सकता है बेस कैटलाइज्ड। बेस कैटलाइज्ड जो भी हाइड्रोलिसिस होगा इट विल बी इरिवर्सिबल, जबकि एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज रिवर्सिबल। देखा जाए ऐसा क्यों होता है, तो आप समझिए कि अगर एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस है then there will be formation of RCOH with R-OH, और ये बनने वाला R-OH जो है ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये वापस इधर अटैक कर सकता है। ठीक है, आगे हम लोग जब इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे, ठीक है, एस्टरिफिकेशन का, तो हम लोग बात करेंगे कि कैसे ROH RCOH पे अटैक करता है, SN2TH रिएक्शन होता है। ठीक है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है इम्प्योर कार्बोनिल कंपाउंड का,
और फिशर एस्टरिफिकेशन डिटेल में पढ़ा जाएगा, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हम लोग हाइड्रोलिसिस पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। अगला हम लोग बात किया जाए बेस कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस। बेस कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस में क्या होगा, आप समझिए यहां पे भी RCOO माइनस बनेगा, जैसे यहां पे बना है। ये O माइनस का प्लस एम इफेक्ट सबसे तगड़ा होता है। ये प्लस एम इफेक्ट इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि इस कार्बोनिल कार्बन पे जो डेल्टा पॉजिटिव है वो डिमिनिश हो गया, खत्म हो गया। और यही वजह है कि R-OH, ठीक है, एक वीक न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये कार्बोनिल कार्बन अब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव करने को तैयार नहीं है, ठीक है। दूसरा वजह, हम लोग जब मैकेनिज्म में चलेंगे तो डिटेल में देखेंगे कि यहां पे क्या होगा कि RCOOH यहां भी बन रहा होगा और R-O माइनस बन रहा होगा। ये R-O माइनस जो है वो RCOOH से एसिड बेस रिएक्शन कर लिया होगा। यही वजह है कि ये इरिवर्सिबल है। तो थोड़ी देर बाद इसका डिटेल बातचीत किया जाएगा। तो हमने जाना कि हाइड्रोलिसिस जो है एस्टर का, इट कैन बी एसिड कैटलाइज्ड और बेस कैटलाइज्ड। अब दूसरा और इंपॉर्टेंट बात समझा जाए कि यहां जब आप एस्टर को देख रहे हैं तो यहां दो चीजें हो सकती हैं, या तो ये बॉन्ड टूट जाए, ठीक है, एसाइल ग्रुप और ऑक्सीजन के बीच का, ठीक है। तो ये एसाइल ग्रुप और ये ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट गया, ठीक है। और अगला काम ये हो सकता है कि एल्किल ग्रुप और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट जाए। ये देखिए, ये एल्किल ग्रुप और ये पूरा का पूरा RCOO माइनस ये लीविंग ग्रुप की तरह काम कर जाए, ठीक है। तो आप जानते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का pK होता है 4 to 5। बहुत खराब एसिड ये नहीं है। यही वजह है कि RCOO माइनस ये ठीक ठाक लिविंग ग्रुप है, बाहर निकल सकता है, ठीक बात है। आगे चला जाए और चलिए अब हम लोग डिटेल में एक एक करके मैकेनिज्म समझा जाए। तो पहला मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर कैन बी बेस कैटलाइज्ड। बेस कैटलिस्ट की वजह से ये बी है। AC यानी यहां रिएक्शन हो रहा है एसाइल सेंटर पे, और 2 का मतलब है बाइमोलिक्यूलर। सो दिस इज बाइमोलिक्यूलर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर एट एसाइल सेंटर। देखा जाए इस रिएक्शन में क्या होगा। बेसिकली आपके पास ये एस्टर है RCOOR- और इस पे बेस कैटलिस्ट या OH माइनस इट विल वर्क एज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल की तरह ये काम करेगा, ठीक है। और इट विल अटैक दिस कार्बोनिल कार्बन जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, और यहां से R-O माइनस ये लीविंग ग्रुप की तरह काम करेगा और इसको बाहर निकाल दे, ठीक है। सो दिस विल बी SN2TH रिएक्शन, जिसमें कि R-O माइनस ये लीविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल गया Lg माइनस की तरह। अब ये बाहर निकलने वाला R-O माइनस क्या वापस इस पे अटैक नहीं कर सकता, रिएक्शन को बैकवर्ड नहीं ले जा सकता? तो जवाब है, देखिए, ये R-O माइनस न्यूक्लियोफाइल भी है और ये बेस भी है। और यहां बनने वाला RCOOH ये तो एसिड है। यही वजह है कि यहां एसिड बेस रिएक्शन होगा, ये वापस से इस पे अटैक नहीं करने जा रहा, ठीक है। तो ये स्टेप जो है ये अब रिवर्सिबल नहीं रहा, क्योंकि R-O माइनस का टेंडेंसी है टू बिहेव एज बेस, नॉट टू बिहेव एज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो ये R-O माइनस यहां से जो है अटैक अब कार्बोनिल कार्बन पे ना करके हाइड्रोजन पे कर रहा है, एसिड बेस रिएक्शन होगा, एंड दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ RCOO माइनस एंड R-OH, ठीक बात है। अब समझा जाए कि अगर ये ऑक्सीजन जिसको मैं मार्क कर देता हूं, ठीक है, ये ऑक्सीजन किसके पास जाएगा? तो देखिए ये ऑक्सीजन किसके साथ जा रहा है, R-O में ये ऑक्सीजन है, और यही R-O माइनस अब यहां से H प्लस खींच रहा है। सो दिस विल गो विथ एल्कोहल पार्ट, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन है, मार्क्ड ऑक्सीजन, ठीक है, अगर मैं इसको ऑक्सीजन 18 लेता तो ये किसके साथ जाता, एल्कोहल के साथ, ठीक है। और यही रिएक्शन हम पहले करके आए हैं,
ठीक बात है। हालांकि बात वहां पे ये थी कि वो एसिड कैटलाइज हाइड्रोलिसिस था, बेस कैटलाइज नहीं। लेकिन जानिए सबसे ज्यादा जो प्रेवलेंट है वो यही है, ठीक है, बेस कैटलाइज, और रिएक्शन होगा एसाइल सेंटर पे। आगे चला जाए, क्या कुछ और भी मैकेनिज्म हो सकता है तो देखा जाए। नेक्स्ट इज BAL2। इसका क्या मतलब हुआ? ये जो B लिखा है इसका मतलब है कि ये बेस कैटलाइज्ड है। AL मतलब इस बार रिएक्शन हो रहा है एल्किल सेंटर पे। AC मतलब एसाइल सेंटर, AL मतलब एल्किल सेंटर। तो रिएक्शन होने जा रहा है एल्किल सेंटर पे, और ये भी एक बाइमोलिकुलर रिएक्शन है। कब होगा ये? होगा ये तब जब आपका R बल्की हो। R बल्की होने से क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल को देखिए इस कार्बन पे अटैक करना था, लेकिन ये बगल वाला R बल्की है, ठीक है, यहाँ पे 3 डिग्री कार्बन है, ये इसको यहाँ अटैक नहीं करने दे रहा। आपको पता है कि न्यूक्लियोफाइल को यहाँ अगर अटैक करना है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो अगल बगल ग्रुप है इनको छोटा होना चाहिए, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होना चाहिए, तभी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा। अगर ये R बहुत बल्की हुआ और ये इसको अटैक नहीं करने दे रहा है, तब क्या होगा? अगर R डैश पे आपका स्टेरिक हिंड्रेंस कम है तो ये OH माइनस इस R डैश पे अटैक कर देगा एंड देयर विल बी SN2 रिएक्शन। इसने यहां अटैक किया और ये पूरा का पूरा चीज एज लीविंग ग्रुप बिहेव कर रहा है। लीविंग ग्रुप है, Lg माइनस की तरह बाहर निकल गया, RCOO माइनस बाहर निकल गया और R डैश OH मिल गया आपको, ठीक है। अब यहां पे देखिए ये SN2 रिएक्शन है एंड दैट्स व्हाई ट्रांजिशन स्टेट इज पेंटावेलेंट। जबकि आप पिछले वाले मैकेनिज्म में देखिए यहां पे ये एक SN2TH रिएक्शन था। SN2 रिएक्शन थ्रू टेट्राहीड्रल इंटरमीडिएट, ये एक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन है। यहां बनने वाला जो आपका इंटरमीडिएट है वो ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट दोनों की हम बात करें तो ट्रांजिशन स्टेट कहें और इंटरमीडिएट भी कहा जाए तो दोनों ही टेट्राहीड्रल है, ठीक है। स्टेरिक क्राउडिंग यहां रिलेटिवली कम है, कहां पे? जहां पे अटैक हो रहा है। तो यहां पे टेट्राहीड्रल इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट, जबकि यहां बनने वाला ट्रांजिशन स्टेट पेंटावेलेंट, क्योंकि ये SN2 रिएक्शन है। याद करिए SN2 रिएक्शन में जिस कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ठीक है, वो ट्रांजिशन स्टेट में पेंटावेलेंट होता है, बॉन्ड बन रहा होता है न्यूक्लियोफाइल के साथ, बॉन्ड टूट रहा होता है लिविंग ग्रुप के साथ, और बाकी जो ग्रुप है वो एज इट इज एक प्लेन में आ जाते हैं एट 120 डिग्री एंगल, ठीक है। आपको इन्वर्जन देखने को मिलता है। तो वो सब बातें अगर आप याद करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहां बनने वाला ट्रांजिशन स्टेट पेंटावेलेंट है, इसका बनना कठिन है। यही वजह है कि SN2 रिएक्शन सबसे स्लो होता है, SN2TH से स्लो होता है। इसकी बात हम लोग पहले कर चुके हैं, ठीक है। जब हम लोग रिएक्टिविटी पढ़ रहे थे हमने आपको बताया कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव एसिल क्लोराइड, फिर एल्डिहाइड कीटोन, और उसके बाद हमने देखा था एस्टर वगैरह आते हैं, और सबसे कम रिएक्टिविटी SN2 रिएक्शन होता है ऑफ RCl। तो यहां बनने वाला ट्रांजिशन स्टेट पेंटावेलेंट है। यही वजह है कि दिस मैकेनिज्म इज स्लोअर देन BAC2 जो इसके पहले हमने पढ़ा था, ठीक है। तो यहां पे आपको दिखा ये दोनों प्रोडक्ट बनते हुए। आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन के थ्रू इस बात को समझा जाए। राइट द प्रोडक्ट। आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए, देखिए आपसे समझ में आ रहा है या नहीं। तो होपफुली आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। आइए अब हम लोग डिस्कशन किया जाए। यहां पे देखा जाए ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। दिस टू विल गो बाय बेस कैटलाइज तो है ही है। बी रिएक्शन कहां होगा? एसाइल सेंटर पे, ठीक है, और इट विल बी बाइमोलिकुलर, तो ये दोनों के दोनों BAC2 मैकेनिज्म से होंगे। दिस विल गिव प्रोडक्ट एज CH3 COOH plus C2H5 and this will be the marked oxygen OH, ठीक है। और बेस कैटलाइज लिया है तो इसको माइनस बनाना चाहिए था मुझे, ठीक है। अगला इसको देखा जाए, दिस विल गिव PH COO माइनस प्लस CH3O मार्क्ड ऑक्सीजन H, ठीक है। अब इनकी बात की जाए, यहां देखिए क्या ये ग्रुप बल्की है? ये बल्की है, यही वजह है कि इस कार्बोनिल कार्बन पे अब अटैक कठिन हो गया है।
ठीक बात है। इस पे अटैक कठिन हो गया है और यही वजह है कि यहाँ पे देखिए ये तो अभी भी 1 डिग्री है, SN2 तो रिलेटिवली आसान है, इस पे अटैक हो नहीं पा रहा है, इसलिए SN2 रिएक्शन होगा इस पे अटैक और ये पूरा बाहर, यहाँ पे अटैक और ये पूरा चीज लीविंग ग्रुप की तरह बाहर। सो दिस विल गिव यू COO माइनस प्लस, यहां पे ये जो COO माइनस है यही वाला कार्बन, सॉरी यही वाला ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 18 हो गया, यहां पे COO माइनस, दिस ऑक्सीजन इज मार्क्ड ऑक्सीजन, यहां पे ये टर्शरी ब्यूटाइल COO18 पे आप माइनस लिखिए, चाहे इस वाले पे लिखिए, क्योंकि ये दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे। ठीक है, तो जरूरी नहीं है ये ऑक्सीजन 18 पे ही माइनस चार्ज रहे, वो बगल वाले पे भी आप दिखा सकते हैं। यही वजह है कि हम पहले इस स्ट्रक्चर को खोल के नहीं बनाते थे। ठीक है, और इस साइड से आपको मिलेगा CH3OH, CH3OH एंड CH3OH। तो यहां दो बातें हैं, पहला आप देखिए ये वाला साइड R बल्कि है और दूसरा R' जो है वो हिस्टेरिकली बहुत कम क्राउडेड मैंने रखा है ताकि मेरा SN2 रिएक्शन हो पाए। ठीक है, तो इन सब में SN2 रिएक्शन हो जाएगा, आपका OH माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और ये पूरा हिस्सा लिविंग ग्रुप की तरह काम करेगा, ये पूरा बड़ा हिस्सा लिविंग ग्रुप की तरह काम कर रहा है। ठीक बात है, एंड दिस विल बी द प्रोडक्ट। ये सारा मैकेनिज्म हम कहेंगे दिस इज बेस कैटलाइज्ड। और इस बार देखिए रिएक्शन जो है वो एसाइल ग्रुप पे नहीं हुआ है, एल्किल ग्रुप पे हुआ है। ठीक है, सो दिस इज Al और ये बाई मॉलिक्यूलर है, SN2 तो है ही है ये, तो यहां 2 लिख दिया मैंने। ठीक है, आगे चला जाए। अब हम लोग बात कर लिया जाए कि क्या बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन हो सकता है एट एल्किल ग्रुप एंड इट कैन बी यूनिमॉलिक्यूलर। ठीक है, सो BAL1, B का मतलब बेस कैटलाइज्ड, Al मतलब एल्किल सेंटर पे रिएक्शन होना है और 1 का मतलब ये यूनिमॉलिक्यूलर है। ऐसा कब होगा? ये तब होगा जब R और R' दोनों क्राउडेड हो। ठीक है, दोनों क्राउडेड का मतलब आप R' पे ये OH माइनस जो है ये अटैक नहीं कर रहा है, एक तो R' पे, क्यों? क्योंकि यहां क्राउडिंग ज्यादा है, ये अटैक नहीं कर पा रहा है इस एसाइल सेंटर पे, क्योंकि ये R भी बहुत बल्कि है, ना यहां अटैक करने दे रहे हो ना यहां अटैक करने दे रहे हो। लेकिन आपका बनने वाला R' जो है ये एक स्टेबल कार्बोकैटायन है, तो आपका OH माइनस इस पे अटैक नहीं कर पा रहा है, एल्किल ग्रुप पे, एसाइल ग्रुप पे भी नहीं कर पा रहा है, लेकिन ये R' प्लस बहुत स्टेबल बनेगा। यही वजह है कि आपने ये बॉन्ड तोड़ दिया, ये बॉन्ड तोड़ दिया। ठीक है, एंड यू हैव जनरेटेड ए कार्बोकैटायन R' प्लस। ठीक है, ऐसा R' प्लस कार्बोकैटायन जनरेट हो जाए वो भी बेस के मौजूदगी में, ये बात काफी कठिन होगी। यही वजह है कि नॉर्मली ये रिएक्शन न्यूट्रल या वेरी वीकली बेसिक मीडियम में होगा। ठीक है, अगर अच्छा खासा बेस है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो यहां या यहां अटैक नहीं कर पा रहा है बल्कि कार्बोकैटायन जनरेट हो जा रहा है। ठीक है, तो आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि SN1 रिएक्शन या E1 रिएक्शन ये होते हैं पुअर बेस या पुअर न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो यहां पे भी हम यही बात कर रहे हैं, आप बेस का जो है वो या तो कंसंट्रेशन कम रखिए, वेरी वीकली बेसिक मीडियम रखिए या न्यूट्रल रखिए, ताकि अटैक ऑफ OH माइनस कम हो, आप कार्बोकैटायन बना पाए। हाँ, ये बनने वाला कार्बोकैटायन स्टेबल है और अब आराम से OH माइनस जो भी सिस्टम मौजूद है वो इस पर अटैक कर सकता है। आप सोचिए अगर वाटर मौजूद है तो वो भी अटैक कर सकता है। ठीक है, एंड दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ R'OH। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बना। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं ये रिएक्शन SN1 रिएक्शन के जैसे कुछ कुछ होता हुआ दिख रहा है, कार्बोकैटायन बन रहा है। ठीक है, SN1 जैसा है और इसीलिए इसका नाम है BAL1। ठीक है, यहां पे भी ये 1 बताता है कि कार्बोकैटायन बना है, यहां पे भी ये बता रहा है कि ये यूनिमॉलिक्यूलर है, कार्बोकैटायन बना है। ठीक बात है, आगे चला जाए। नेक्स्ट मैकेनिज्म हम लोग पढ़ा जाए एंड दिस इज BAC1। ठीक है, यहां पे भी ये बेस कैटलाइज तो है
रिएक्शन जो है वो एसाइल सेंटर पे हो रहा है, और 1 का मतलब ये भी यूनिमोलिकुलर है। यहां पे भी आप कुछ कार्बोकेटाइन जैसी चीज बना रहे होंगे जिसके बनने में आपके बेस का कोई रोल नहीं होगा। ठीक है, तो बात किया जाए, दिस इज एक्सट्रीमली अनलाइकली। ठीक है, एंड देयर इज नीड फॉर मोर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन कि ऐसे रिएक्शन होते हैं, लेकिन ये एक प्रपोज्ड मैकेनिज्म है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, हम लोग कुछ क्वेश्चन भी इस पे लगा रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन की बात करेंगे। ठीक है, ताकि हम पक्का कर लें कि यही मैकेनिज्म है। आपको पता है बहुत सारे मैकेनिज्म आगे जाके चेंज हो जाएंगे, ठीक है, अगले 5, 10, 15 सालों में, लेकिन अभी जो हमको ज्ञान है हम वो आपको बता दें। ठीक है, तो देखा जाए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ R और R' दोनों बल्कि है। R' बल्कि है इसलिए OH माइनस अटैक नहीं कर पा रहा है, यहाँ पे R भी बल्कि है इसलिए अटैक यहां भी नहीं हो पा रहा है, तो ये भी नहीं हो पा रहा है, ये भी हो नहीं पा रहा है। अब क्या होगा, तो देखिए ये यहां आपको दिखाई देगा ऑक्सीजन का लोन पेयर जो है वो ऐसे डीलोकलाइज होता है, यहां पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, अब यहां बनने वाला R' स्टेबल नहीं था, R' प्लस जो है इज नॉट स्टेबल, कार्बोकेटाइन भी स्टेबल नहीं है। अब कैसे हाइड्रोलिसिस होगा, तो बेसिकली ये पार्शियल डबल बॉन्ड तोड़ना है आपको। आप समझिए पार्शियल डबल बॉन्ड तोड़ना है, दैट्स व्हाई इट इज एक्सट्रीमली अनलाइकली। लेकिन कार्बोकेटाइन स्टेबल बन नहीं पा रहा था, R' पे SN2 अटैक हो नहीं पा रहा था, इस एसाइल पे OH माइनस का न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक हो नहीं पा रहा था क्योंकि ये R बल्कि था। तो कुल मिला के अब होगा क्या, यही पार्शियल डबल बॉन्ड ही तोड़ना पड़ेगा। पार्शियल डबल बॉन्ड तोड़ने के बाद आपको मिलने वाला कार्बोकेटाइन जरूर स्टेबल है। ठीक है, दिस इज एसाइलियम आयन, और यहां आप सोच सकते हैं कि पी पाई बैक बॉन्डिंग होता है। ठीक है, प्लस चार्ज ऑक्सीजन पे चला गया, तो दिस इज पी पाई बैक बॉन्डिंग। ठीक है, तो बनने वाला एसाइलियम कार्बोकेटाइन जरूर स्टेबल है, लेकिन इसको बनाने के लिए आपको पार्शियल डबल बॉन्ड तोड़ना पड़ रहा है। यही वजह है कि ऐसा कम ही हो रहा होगा, लेकिन अगर ऐसा हो गया एसाइलियम, ठीक है, आपको यहां मिल गया कार्बोकेटाइन, अब उस केस में क्या होगा, इस पे भी H2O अटैक कर सकता है या OH माइनस अटैक कर सकता है, और ये बनने वाला एल्कोक्साइड आयन ये सॉल्वेंट से H प्लस खींच लेगा अगेन। ठीक है, आपको दिखाई देगा देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ RCOOH, और बेसिक मीडियम है इसलिए RCOO माइनस में कन्वर्ट हो गया ये, एंड दिस विल बी R-OH। यहाँ पे भी आप ध्यान दीजिए, ये मार्क्ड ऑक्सीजन जो है वो किसके साथ जा रहा है, एल्कोहल वाले हिस्से में। ठीक है, कुछ हम लोग क्वेश्चन लगा लिया जाए इस पे भी। तो देखिए आपको क्वेश्चन दिया है राइट द प्रोडक्ट, आपको दिखाई दे रहा होगा ये कार्बन आपको 3 डिग्री दिया है और ये कार्बन भी 3 डिग्री दिया है, ये कार्बन भी 3 डिग्री, ये कार्बन भी 3 डिग्री। लेकिन यहां ध्यान दीजिए कि अगर आप ये बॉन्ड तोड़ दें तो यहां से बनने वाला जो कार्बोकेटाइन है वो स्टेबल है। ठीक है, तो यहां कार्बोकेटाइन स्टेबल है और इसीलिए रिएक्शन होगा एल्किल सेंटर पे, मैकेनिज्म होगा बेस कैटलिस्ट, तो आपको दिया ही है दोनों में, तो बी लिख दिया मैंने। रिएक्शन कहां हो रहा है, एल्किल सेंटर पे, और आप बनाएंगे क्या, कार्बोकेटाइन, इसीलिए इसको 1 लिख देता हूं मैं। सो दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ, ये हिस्सा COO माइनस की तरह लीविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल गया, एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। ठीक है, यहां पे ये आप कार्बन सोचिए ऐसे बाहर निकाल दिया जाए, COO माइनस। ठीक है, एंड देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ प्लस चार्ज यहां पे है ऐसा। ठीक है, और अब क्या होगा, यहां पे आप समझिए ये कार्बोकेटाइन है, इस पे अटैक कर लेगा OH माइनस, एंड दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल। यहां से आपको ये मिल जाएगा और इस वाले से आपको मिल जाएगा, यहां मैं OH लगा दूं ऐसा। ठीक है, इसमें देखा जाए ये हिस्सा ये भी बल्कि है, ये हिस्सा ये भी बल्कि है, लेकिन साथ ही साथ देखिए अगर आप यहां प्लस चार्ज लिखते तो ये स्टेबल नहीं होता। आपको पता है ब्रेड्स रूल, ठीक है, ब्रिज हेड पे आप प्लस चार्ज नहीं लिख सकते, यहां PH प्लस, ये स्टेबल नहीं है। यही वजह है कि यहां कार्बोकेटाइन आप इस R' से तो नहीं बना सकते, ये कार्बोकेटाइन तो नहीं बनेगा जैसा ऊपर वाले दोनों केसेस में हो रहा था। अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए कि इसको तोड़ा जाए,
यहां प्लस लिखा जाए, यहां माइनस लिखा जाए, यहां प्लस यहां माइनस। ठीक है, इस बार रिएक्शन कहां हुआ है? एसाइल सेंटर पे। दिस इज बेस कैटलाइज्ड क्योंकि आपने OH माइनस का उपयोग किया है। रिएक्शन कहां कराया है? एसाइल सेंटर पे। ठीक है, AC। और आप बनाने क्या जा रहे हैं? आप कार्बोकेटायन एसाइलियम आयन बनाने जा रहे हैं, तो BaC1। ठीक है, सो दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ, थोड़ा गड़बड़ बन गया, CO प्लस प्लस, इस साइड से आपको दिखाई देगा दिस इज O माइनस। और अब क्या होगा? यहां पे आप जहां प्लस लिखे हैं वहां पे OH लगा दीजिए। ठीक है, या आप बेसिक मीडियम में करा रहे हैं तो इसको OH लगाइएगा और फिर H प्लस हटा लीजिएगा, और ये एल्कोक्साइड आयन ये H प्लस खींच लेगा, ये बन जाएगा। यहां से बनाया जाए, यहां ध्यान दीजिएगा कि इस एंड से भी आपको PHOH मिल रहा है, और PHOH जो है ये एसिडिक कैरेक्टर शो कर सकता है इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। ठीक है, तो यहां से भी इस बार PHO माइनस ही बनाइएगा, PHOH नहीं बनाइएगा, फिनॉल नहीं बनाइएगा, क्योंकि फिनॉल भी एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा। ठीक बात है, फिनॉल का pK वैल्यू होता है 10 एंड H2O हैज pK वैल्यू ऑफ 15.7। तो ये बात हो गई। हाँ, अगर ये ऑक्सीजन में मार्क्ड रखता, ठीक है, लेट्स से मैं इस ऑक्सीजन को मार्क्ड कर दूं और फिर पता लगाऊं कि ये ऑक्सीजन किधर गया, ये ऑक्सीजन किधर गया। ठीक है, तो इस वाले केस में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये ऑक्सीजन कहां गया है? एसिड के पास। ठीक है, एसिड के पास। और इन वाले केसेस में ऑक्सीजन किधर गया है? अल्कोहल के पास या फिनॉक्साइड के पास गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कुल मिला के ये मैकेनिज्म में बस यही पूछा जाता है कि ये बीच वाला ऑक्सीजन किसके पास जा रहा है। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा भी आइडिया है मैकेनिज्म का तो आप ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। खैर, अभी तक तो हम लोग बात किए हैं बेस कैटलाइज्ड की। क्या एसिड कैटलाइज्ड में भी ये बात होगी? क्या वहां भी मुझे 4 नए मैकेनिज्म पढ़ने पड़ेंगे? तो उसका आंसर है यस, देयर आर 4 डिफरेंट मैकेनिज्म, लेकिन अब उतना डिटेल में नहीं, जल्दी से इसको निपटाया जाए थोड़ा। ठीक है, तो सबसे कॉमन होगा AAC2। A मतलब एसिड कैटलाइज्ड, AC मतलब एसाइल सेंटर पे अटैक कराइएगा, एंड 2 मतलब ये बाइमोलिक्यूलर होगा। ठीक है, उसके बाद सबसे ज्यादा प्रेवलेंट है AAL1। A मतलब एसिड कैटलाइज्ड है, AL मतलब एल्किल सेंटर पे है, और 1 मतलब ये यूनिमोलिक्यूलर है, यानी यहां फिर से कार्बोकेटाइन बनाना है। ठीक है, तो ये कब बन रहा होगा? जब आप याद करिए R' प्लस इज स्टेबल। ठीक है, R' प्लस कैसा होना चाहिए? इट कैन बी टर्शरी एल्किल, 3 डिग्री एल्किल हो जाए, या 3 डिग्री एलाइलिक हो जाए, या 3 डिग्री बेंजाइलिक हो जाए। कुल मिला के हम बात कह रहे हैं कि R' प्लस काफी स्टेबल है। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म होगा। क्या AAC1 भी ऑब्जर्व हो सकता है? AAC1 केवल एक ही केस में ऑब्जर्व आज तक देखा गया है, इसीलिए हम आपको वही एक केस बता देते हैं। तो यहां देखिए, दिस इज एस्टर ऑफ मिसिटोइक एसिड। बेसिकली ये मिसिटोइक एसिड होता क्या है? तो आप देखिए, ये बेंजोइक एसिड में अगर आप ये 2 पोजीशन पे, 4 पोजीशन पे और 6 पोजीशन पे मिथाइल लगा दें, ठीक है, तो मिसिटोइक मतलब क्या है? 2, 4, 6 ट्राई मिथाइल बेंजोइक एसिड, और इसका एस्टर लिया है आपने, इसका हाइड्रोलिसिस करने जा रहे हैं। तो आप देखिए, क्या यहां स्टेरिक क्राउडिंग बहुत ज्यादा है? बहुत ज्यादा है। ये R' प्लस यहां से बनने वाला कार्बोकेटाइन भी बहुत स्टेबल नहीं होगा। ठीक है, तो नॉर्मली ये क्या होगा? दिस विल बी CH3। अब ये CH3 प्लस स्टेबल तो है नहीं कि इधर से आप तोड़ के कार्बोकेटाइन बना लें, और यही वजह है कि आप यहां से तोड़ेंगे। दिस विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ एसाइलियम आयन, ये आपको मिल गया, जिसमें आपको दिखाई देगा p पाई बैक बॉन्डिंग है। तो यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड है, लेकिन इस पार्शियल डबल बॉन्ड को तोड़ना आसान है। क्यों आसान है, इस बात की चर्चा कर ली जाए। क्योंकि ये देखिए, यहाँ रिंग के अंदर का जो पाई बॉन्ड है, ठीक है, ये इसके साथ कार्बन ऑक्सीजन के पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में जा सकता है,
या ये ऑक्सीजन का लोन पेयर भी जा सकता है। तो बेसिकली हम कहें तो ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है अब उसको कंपटीशन है रिंग के पाई बॉन्ड से। सो दिस इज केस ऑफ क्रॉस कॉन्जुगेशन है यहाँ, और यही वजह है कि ऑक्सीजन का लोन पेयर अब कम डिलोकलाइज हो पा रहा होगा टुवर्ड्स दिस कार्बोनिल ग्रुप, और यहाँ जो बनने वाला पार्शियल डबल बॉन्ड है ये भी काफी नजदीक होगा सिंगल बॉन्ड के। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पेयर ज्यादा डिलोकलाइज नहीं हो पाया, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर अच्छा खासा नहीं आ पाया, बहुत कमजोर सा आया, क्रॉस कॉन्जुगेशन का केस है, यही वजह है कि ये बॉन्ड टूट पाया। ये बॉन्ड टूट गया, आपने बना लिया एसाइलियम आयन, बट ऑब्वियस है कि उसमें पी पाई बैक बॉन्डिंग है, वो स्टेबल है, और अब यहां से काम आसान हो गया। तो आपने ये बनाया प्लस CH3O- बना लिया। ठीक है, CH3O- से आपने बना दिया CH3OH, और इस साइड से बना दिया ये कार्बोक्सिलिक एसिड। और ध्यान रखिएगा बेसिक मीडियम में नहीं, ये रिएक्शन इस बार एसिडिक मीडियम में है, तो इसको कार्बोक्सिलेट नहीं करिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनने दीजिएगा। ठीक है, आगे चला जाए और बात कर लिया जाए अब लास्ट AAL2। A मतलब एसिड कैटलाइज्ड, Al मतलब एल्किल सेंटर पर रिएक्शन हो रहा है, और 2 का मतलब क्या है, बाइमोलिकुलर। आप याद करिए ये एक SN2 टाइप का मैकेनिज्म था, लेकिन एसिड कैटलाइज्ड है। पिछली बार SN2 कराने के लिए कम से कम आपके पास OH- तो था, इस बार तो आपको H2O को न्यूक्लियोफाइल बनाना है, और आप कह रहे हैं SN2 रिएक्शन, और ये हो नहीं पाएगा। तो यही वजह है कि ये मैकेनिज्म अभी तक ऑब्जर्व नहीं हुआ है। जब कम से कम एक हमारे पास, ठीक है, ऐसा मॉलिक्यूल अवेलेबल होगा जिसपे हम कह पाए कि ये रिएक्शन हो रहा है, तो उसको पढ़ा जाएगा। अभी जाना जाए हो सकता था, लेकिन कभी हुआ नहीं। So it is not observed and that's why it is not relevant। ठीक है, इसका कोई रेलिवेंस नहीं है तो ये पढ़ना ही नहीं है, बात ही खत्म हो गई। इसका एक ही केस है, एक ही नोन एग्जांपल है, वो हमने पढ़ ही लिया। तो कुल मिला के अपने को अप्लाई क्या करना होगा, या तो AAC2 जो ज्यादातर केसेस में हम करेंगे, कुछ केसेस जहां AAL1 होगा उसको देख लिया जाए। ठीक है, तो इन कॉन्सेप्ट्स को हम लोग और बेटर समझा जाए कुछ क्वेश्चंस के थ्रू। तो ये कुछ क्वेश्चन है, आप ट्राई करके देखिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग इनको डिस्कस किया जाए। तो पहले क्वेश्चन में देखिए हम लोग एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं इस ईस्टर का। ठीक है, ब्रेक कहां होगा, यहाँ एसाइल सेंटर पर से। सो दिस विल गो बाय मैकेनिज्म, दिस इज एसिड कैटलाइज्ड, ठीक है, AC2, एंड दिस विल गिव मी द प्रोडक्ट CH3COOH प्लस PHO। ठीक है, तो फिनॉल यहां से मिल गया। ठीक है, एंड दिस इज द मार्क्ड ऑक्सीजन O18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए तो यहां पे देखिए इस तरफ ये बल्की ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, और टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन एक स्टेबल कार्बोकेटायन होगा। तो ये दोनों मैकेनिज्म से हो सकता है, इट कैन गो बाई AAL। यहां एसिड कैटलाइज्ड है सारे रिएक्शन, हालांकि नीचे वालों में लिखा नहीं है तो हम लिख देते हैं These are also acid catalyzed hydrolysis of esters। देखा जाए तो यहाँ ये बनने वाला टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन स्टेबल है, तो मेजॉरिटी रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट आएगा बाय मैकेनिज्म AAL1। ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन आप बनाएंगे, यू विल मेक CH3COO- प्लस दिस टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन। ठीक है, ये यहां से जोड़ना नहीं चाहिए था। चलिए, ये हो गया टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन, और अब इस पे H2O अटैक करेगा एंड दिस विल गिव यू CH3COOH प्लस टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, और मार्क्ड ऑक्सीजन जो है वो इस बार जाएगा आपके CH3O के साथ, तो ये हो गया आपका मार्क्ड ऑक्सीजन। ठीक है, ये गया है इस बार एसिड के साथ। नेक्स्ट देखा जाए, यहां आप सोच सकते हैं कि आपको माइनर प्रोडक्ट मिल सकता है AAC2 से, लेकिन ये एक माइनर प्रोडक्ट होगा। तो मेजर प्रोडक्ट की बात किया जाए थ्रू मैकेनिज्म AAL1। नेक्स्ट देखा जाए यहाँ पे, यहाँ आप देखिए दोनों साइड जो है वो क्राउडेड है,
यानी यहाँ पे डायरेक्टली आप अटैक तो सोच ही नहीं सकते एसाइल सेंटर पे, ठीक है। और इस साइड से बनने वाला कार्बोकैटायन स्टेबल बनेगा, तो बॉन्ड इधर से तोड़िएगा, अगेन इट विल गो वाया मैकेनिज्म AAL1 and you will get the major product as CO, this is marked oxygen H plus PH 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 OH, ठीक है। आगे चला जाए हम लोग और एक ये क्वेश्चन देखा जाए, ठीक है। आप देखेंगे ये क्वेश्चन बेसिकली पीटर साइक बुक से उठा के डायरेक्टली जेई एडवांस में पूछा गया है इन जेई एडवांस 2020, ठीक है। एंड दिस इज बेस्ड ऑन मैकेनिज्म AAC1। हमने बात की थी कि AAC1, ठीक है, ये बहुत ही कम केसेस में होता है, मिसोटोइक एसिड में होता है, और आप देखेंगे यहाँ पे उसी का वेरिएंट है, ठीक है। सो लेट अस रीड द क्वेश्चन। In the following reaction, compound Q is obtained from compound P. This is compound P, ठीक है, via an ionic intermediate. ये जो ionic intermediate कह रहा है वो कौन है? तो यहां आप देखिए कि ये जो एस्टर है, सबसे पहले इसका हाइड्रोलिसिस होगा वाया मैकेनिज्म AAC1। ए क्यों? क्योंकि ये एसिड कैटलाइज्ड है, कॉन्क H2SO4 दिया है मुझे, ठीक है। AC1 क्यों है? क्योंकि यहां रिएक्शन हो रहा है एसाइल सेंटर पे, और 1 क्यों? क्योंकि यहां एसाइलियम आयन बनेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि CH3+ इज नॉट ए स्टेबल कार्बोकैटायन, ठीक है। तो यहां पे एल्किल AAL1 तो नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि CH3+ स्टेबल नहीं है। रिएक्शन जो है एल्किल सेंटर पे नहीं होने वाला, तो AAL2 भी नहीं होने वाला, ठीक है, क्योंकि ये तो आप समझते हैं कि एसिडिक मीडियम में SN2 रिएक्शन कराने के लिए वाटर सफिशिएंट न्यूक्लियोफिलिक नहीं है, वाटर न्यूट्रल है, कमजोर न्यूक्लियोफाइल है, SN2 मैकेनिज्म कहां से होगा? तो हम बात कर चुके हैं कि ये तो ऑब्जर्व ही नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग बात कर ले AAC2, ये क्यों नहीं ऑब्जर्व हो रहा है? क्योंकि आप देखिए इतना बल्कि ग्रुप लगा हुआ है कि एसाइल सेंटर पे अटैक नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो एसाइल सेंटर पे अटैक नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं बन पाएगा। कुल मिला के हो क्या सकता है? AAC1 बनेगा कौन सा कार्बोकैटायन? तो देखिए यहां कार्बोकैटायन बनेगा, ये पीएच लगा है, ये भी पीएच, ये भी पीएच, एंड दिस इज C डबल बॉन्ड O+। एसाइलियम आयन कार्बोकैटायन बनेगा, और ये बनने वाला एसाइलियम आयन यहां पे देखिए ये बगल के रिंग पे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन देगा। ये आयनिक इंटरमीडिएट है, ठीक है। सो दिस इज द आयनिक इंटरमीडिएट, और बनने वाला आपका कंपाउंड है 1,3 डाइफिनाइल फ्लोरिनोन, ठीक है। यही वो कंपाउंड है जिसका ब्रिलियंट कलरेशन है, ठीक है। सो दिस इज द कंपाउंड Q, ठीक है। सो दिस इज द कंपाउंड Q। अब देखा जाए इस कंपाउंड Q के बारे में हमसे पूछ रहा है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, तो इस कंपाउंड Q को आप देखिए, ठीक है, और हम लोग बात किया जाए उसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का, तो ये एक बेंजीन रिंग है, दिस इज C डबल बॉन्ड O, और एक और बेंजीन रिंग ऐसा बना लूं मैं, ठीक है। और यहां पे आपको दिखाई देगा दिस इज पीएच, दिस इज पीएच, दिस इज कंपाउंड Q, और बात हो रही है इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की। तो आप देखिए एक बेंजीन रिंग के अंदर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है 4, इसके अंदर है 4, इसको अगर देखा जाए तो इसके अंदर है 4, ये वाला दिस इज ऑल्सो 4, और यहां देखिए एक रिंग है और एक C डबल बॉन्ड O है, ठीक है। तो ये रिंग के वजह से एक है, और ये C डबल बॉन्ड O के वजह से एक और है। सो टोटल डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन विल बी 4 4 4 4 16 प्लस 2 18, ठीक है। क्योंकि ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, मैं फिर भी चाहता हूं कि एक और वेरीफाई कर लूं मैं कि क्या मैंने जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन लिखा है वो सही है या नहीं। तो क्यों ना हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखने की बात करें। इसका अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखें तो दिस इज C6H5 एंड दिस इज ऑल्सो C6H5, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में C6H5 ट्वाइस,
इस पर्टिकुलर रिंग को देखिए आप, बेसिकली यहां ये एक हाइड्रोजन बचा है और ये एक हाइड्रोजन बचा है, सो दिस इज C6H2। इसको देखा जाए, ये वाला रिंग क्या है, तो ये वाला रिंग है, इधर लिख देता हूं मैं, C6H4। यहां बेसिकली, ठीक है, ये डाई सब्स्टिट्यूटेड रिंग है, अभी भी 4 हाइड्रोजन लगे होंगे और इतना हिस्सा है CO, ठीक है। इसको मिला के मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर लिख दूं, सो दिस विल बी, C का अगर नंबर किया जाए तो 6 × 2 12 + 6 18 24 एंड दिस इज 25, C25। H की बात की जाए तो 5 × 2 10, 2 12, 4 16, सो C25H16 और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। यहां से मैं Db निकालूं तो Db विल बी 25 + 1 - 16/2, so this is 26 - 8 and this also come out to be 18, so my answer will be 18। 18 मैंने दो तरीकों से निकाला, ठीक है, एक बार रिंग को देख के, एक बार मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से, दोनों तरह से मैं श्योर हो गया कि आंसर 18 है। तो देखिए, ये जेईई एडवांस का क्वेश्चन, जब तक आप मैकेनिज्म नहीं जानिएगा, ठीक है, AAC1, और ये नहीं याद रखिएगा कि यही इकलौता, ठीक है, कंपाउंड है बेंजीन रिंग वाला जिसमें या तो ये तीनों मिथाइल हो, तीनों फिनाइल हो, ठीक है, तीनों मिथाइल था तो मिसिटोइक एसिड था। यहाँ पे ये कंपाउंड है 2,4,6 ट्राइफिनाइल ईस्टर, ठीक है। तो यही लोग कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो आपको मैकेनिज्म देते हैं AAC1, ठीक बात है। आगे चला जाए और अब हम लोग एक लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा जाए, दैट इज ट्रांसईस्टरिफिकेशन। ट्रांसईस्टरिफिकेशन में होता क्या है, मैं अगर एक ईस्टर RCOOR- को रिएक्ट कराऊं एक एल्कोहल R"OH के साथ, ठीक है, तो आपको दिखाई देगा कि ये जो एल्कोहल है ये बेसिकली एक न्यूक्लियोफाइल है। दिस विल अटैक दिस कार्बोनिल कार्बन, ठीक है, और ये हिस्सा प्रोटोनेशन के बाद लीविंग ग्रुप की तरह काम करेगा। तो बेसिकली यहां से H+ निकलेगा और यहां जाके इसको प्रोटोनेट कर देगा। ये इतना हिस्सा लीविंग ग्रुप की तरह बाहर निकल जाएगा एंड आई विल गेट ए डिफरेंट ईस्टर RCOOR'। ध्यान दीजिएगा, ये ऑक्सीजन जो है, ठीक है, एल्कोहल वाला वही यहां आके लगा है। So this is different ester and I will get different alcohol R'OH। चलिए इसके बेसिस पे कुछ आसान सा हम लोग क्वेश्चन करके देखा जाए ट्रांसईस्टरिफिकेशन का। यहां देखिए क्या होगा, ये ETOH बाहर निकल जाएगा और इसकी जगह MEO लग जाएगा। So this will give MEC_O_O_Me। अगर मैं इसको मार्क्ड ऑक्सीजन रखूं तो यही यहां दिखेगा मुझे। अगला देखा जाए यहां पे, तो ये चीज बाहर निकल जाएगा और इसकी जगह ये ETO लग जाएगा। तो दिस विल गिव PHC_O_OET। यहां ये भी लिख देना चाहिए, ETOH मुझे मिल जाएगा, यहाँ पे मुझे MEOH मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये एक इक्विलिब्रियम है, ठीक है, तो ये भी एक इक्विलिब्रियम है। ये लास्ट वाला देखा जाए, यहां पे सोचिए, तो आप यहां पे सोचेंगे तो आप पाएंगे कि यहां से आप बॉन्ड तोड़ देंगे, ठीक है, और इस हिस्से पे एज इफ आप लगा देंगे H और इस हिस्से पे लगा देंगे OCH3, ठीक है, एंड यू विल गेट द प्रोडक्ट एज CH2OH, CHOH, CH2OH। एक प्रोडक्ट आपको मिल गया ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल, और यहां से आपको 3 डिफरेंट ईस्टर मिलेंगे, R1COOCH3, R2COOCH3 एंड R3COOCH3, ठीक है। With this we end today's lecture. Thank you.